आप आओ टेस्ट 2 से। यहाँ पर आके ये तो बहानेबाजी करने मत कि हम कॉपी लाना भूल गए, ये वो फलाना ढिमका भी। वो कल से सिस्टमेटिक आके बैठ जाना भैया, यहाँ से उस तरफ से मत बैठना उस तरफ है। इतने हैं कि आप इतने आ जाएंगे इस तरफ। मेरे जाने के बाद कॉपी में उत्तर कितना लिखे? इन दोनों ने। फिर भी एक के भी नहीं आए 14 नंबर तो देख देख के लिख दी। फिर भी सोच लो आप कितने पानी में। पार्ट 2 बहुपद। पार्ट 1 6 नंबर का था, दो सवाल 2 नंबर के आएंगे और 2 1 नंबर के आएंगे। पार्ट 2 5 नंबर का है, 2 सवाल 2 नंबर का आएंगे और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। पिछली बार आया था कि त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3। ये आया था विकल्प 1 नंबर में। बहुपद क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुपद कहते हैं। दो चर का मतलब जानते हैं कि इसमें x और y दोनों साथ में आएंगे। बहुपद का पूछा मैंने। बहुपद होगा आपका चर और अचर का सम्मिश्रण, जिसमें चर की घात क्या होती है? चर की घात 1 होती है। आप पहली बात तो कि सवाल समझाना, तब इतना हंसा मत करें। जोक नहीं मार रहा हूं यहाँ पर बिल्कुल भी। मैं कल यहाँ आपकी कॉपी चेक करा और हाँ क्या बताएं, बिल्कुल हंसने वाली बात पे हंस ले। अब मैं पूछ रहा हूँ 1 2 तुक्का मारे जा रहे हैं। कितने नंबर आए आपके? कितने नंबर आए? कितने आए बताते जाओ लाइन से। 13। आप कितना है? 9। कितना है? हाँ तो एक भी नहीं को 0 कहता है, बोलो 0। आप कितना है? आप कितना है? 15 में से 6 नंबर। 15 नंबर का टेस्ट था आपका। 15 नंबर एक भी नहीं ला सका। मैंने एक सवाल सिंपल सा लिखा था उसमें बस, HCF AB गुणा LCM AB बराबर कितना। अपने दिमाग ही नहीं कि हम लगाएं कि HCF किसका होगा? A और B का होगा। LCM किसका होगा? A और B का होगा। तो हमने सूत्र तो पढ़े नहीं था। पहली संख्या नहीं पढ़ा हमने, तो ये नया सूत्र आ गया था कल। गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। तो हमें LCM और HCF दिया नहीं था, तो HCF की यहाँ पर HCF आ जाता हमारा। हमें LCM दिया नहीं था, तो LCM की यहाँ पर हमारा LCM आ जाता। अब गुणा में क्या आता? बराबर में। अब इन दोनों में से एक पहली संख्या होगी और एक दूसरी संख्या होगी, तो हम एक को मान ले पहली संख्या और दूसरी को मान ले दूसरी संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपका आ जाता है A एंड B। मैं बता के चला गया था लास्ट में, तो आपने टाँच भी दिया उसको। मैंने इसलिए बताया था कि देखते हैं कितने लिखते हैं। नॉर्मल सवाल तो हुआ नहीं। एक सवाल दिया था मैंने 2 संख्याओं का HCF बाकायदा लिख के दिया था। सवाल परसों ही कराया था मैंने। लिखा था कि HCF 306 657 बराबर दिया है 9, और ये बाकायदा लिखा था यहाँ पर दिया है। सवाल में आगे लिखा था कि LCM किसका? 306 यानी किन्हीं 2 संख्याओं का 657 बराबर कितना। या तो सीधे सीधे सूत्र में मान रखते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुणा HCF। इसमें आपकी पहली संख्या हो जाती, इसमें आपकी दूसरी संख्या हो जाती। HCF का मान हमें दिया ही था, तो HCF की यहाँ पर हम HCF रखते, गुणा में था इस तरफ भाग में जाता। हमें तो ये भी नहीं करना था, तो सीधे सीधे क्या करते? 306 का भाज्य गुणनखंड निकालते, 657 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते। अब इसमें से जो आपका LCM आता वो LCM लिख देते। LCM निकालना नहीं आता कि आपने छोड़ दिया सवाल।
आप कितने नंबर आए? 9 नंबर। अब 15 नंबर में से आपके 15 नंबर यहाँ नहीं आ रहा तो आपके लिए बहुत शर्म और डूब मरने की बात है कि इतना सरल टेस्ट। इन दो सवालों के अलावा इस सवाल में कुछ नहीं था। आप एलसीएम या तो ऐसे निकाल देते या फिर सूत्र में मान रख के निकालते। आपको एलसीएम तो निकालना था, उसमें से यहाँ पर एलसीएम के आगे बाकायदा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। क्वेश्चन मार्क का इसका मतलब जानते होंगे आप, प्रश्नवाची चिन्ह होता है, मान ज्ञात करना। आपसे यहाँ टेस्ट में सवाल नहीं हो रहे, परीक्षा में क्या कर देंगे आप? बहुपद होता है कि चर और अचर का मिश्रण, जिसमें बहुपद की घात पूर्ण एक प्राकृतिक संख्या होती है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे कि मान लिया जाए मैं ये लिख दूं x की घात 7 प्लस 5 x की घात 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो क्या एक बहुपद होगा क्या? क्या यह एक बहुपद होगा क्या? तो ये हाँ बहुपद होगा, क्योंकि इसमें ये क्या है, इसमें चर, इसमें ये क्या है, अचर। चर और अचर का मिश्रण। अब जो कि काय में होंगे, गुणा में होंगे या भाग में होंगे या माइनस में होंगे या प्लस में होंगे, कितने में होंगे? ये देखो ये प्लस में और ये गुणा में है, माइनस में कहा। उसके बाद ये प्लस में, गुणा में, और ये प्लस में। अब इसमें हम क्या करें कि चर की घात क्या होनी चाहिए आपकी? पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए कुल मिलाकर, यानी कि सारी सारी संख्या कैसी होनी चाहिए? एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैंने कल प्राकृतिक संख्या बताई थी आपको, कहाँ थे आप? बताइए क्या होती, बताओ। भूल गए? जो एक से शुरुआत 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाए, तो यानी कि x का मान कुल मिलाकर पॉजिटिव धनात्मक यानी कि प्लस वाली संख्या होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए जो कि x से शुरुआत होती है। यानी कि अगर कोई समीकरण लिख दिया जाए कि, मैंने फिर से लिख दो बहुपद कि x की घात -8 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो क्या है कि बहुपद होगा क्या? क्या यह एक बहुपद होगा क्या? तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो, आप ध्यान से देखो, x कौन है आपका? चर है, और चर की घात कितनी है? -8। तो -8 का एक नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, तो यानी कि एक बहुपद आपका नहीं होगा। अगर आपको ये लिख दिया जाए x की घात 1/2 प्लस x -4, तो क्या आपका ये बहुपद होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी x की घात कितनी है? 1/2, यानी कि ये √x आएगा, नहीं होगा आपका बहुपद। बहुपद कुल मिलाकर क्या होगा? हाँ, अगर ये सवाल इस प्रकार लिखा है कि x स्क्वायर प्लस x √5 प्लस 4, क्या यह एक बहुपद होगा क्या? होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये चर है, चर की घात कितनी है? 2, प्लस वाली संख्या है और प्राकृतिक संख्या। यहां पर देखो ये x की घात कितनी है? 1, ये अंडर रूट लगा, लेकिन अंडर रूट किसके ऊपर लगा हुआ है? 5 के ऊपर, यानी कि अचर संख्या के ऊपर, चर संख्या के ऊपर नहीं है। तो आपकी चर संख्या की घात पूर्ण धनात्मक होनी चाहिए कुल मिलाकर, ना तो बटे में होनी चाहिए ना माइनस में होना चाहिए, कुल मिलाकर सारी प्लस में होनी चाहिए। अगर इस प्रकार लिख दिया जाए आपका बहुपद की 2/x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, तो क्या एक बहुपद होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने कक्षा 6-7 में नियम पढ़े होंगे कि यदि संख्या बटे से भाग में जाती है, भाग से गुणा में जाती है, तो इनकी घात बदल जाती है। बदलेगी कैसे? कि प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस। यहां पर x की घात कितनी है? 1। अभी कहां है? बटे में। अभी ऊपर जाएगी भैया, तो x की प्लस घात कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो x की घात कितनी हो जाएगी? 2x की घात -1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 5। यानी कि अगर ऊपर वाली संख्या को हमें नीचे लेके जाना है तो उसकी घात को माइनस में कर दो, और अगर माइनस में है तो प्लस में कर दो। कि अगर ये ऐसा लिखा हो जैसे कि x की घात -2 प्लस 4, अब हमें इस -2 को बटे में लेके जाना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/x की घात 2 प्लस का 4। यहां पर काय में थी? माइनस में, बटे में जाकर काय में हो गई? प्लस में। और अगर यहाँ पर ये प्लस में, तो ऊपर जाकर काय में हो जाएगी? माइनस में। तो ये देखो, तो यहाँ पर ये बटे में थी, प्लस में थी, तो ऊपर जाकर काय में हो गए? माइनस में। अब आप अचर की घात देखो, ये प्लस की है कि माइनस की? तो यानी कि आपका ये बहुपद नहीं होगा। ये आपका बहुपद होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका बहुपद होगा। तो बहुपद की घात क्या? कि पूर्ण धनात्मक होनी चाहिए। ये एक बहुपद लिखा है, इसकी घात कितनी? 7। यानी कि बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। इसकी घात कितनी? 7। इसकी घात कितनी? 2। ये आपको बहुपद है ही नहीं, तो घात बता ही नहीं सकते हम, ये भी आपका बहुपद नहीं है। अब ये नहीं कि भैया बहुपद नहीं है फिर भी आप इसकी घात बताने चलो कि इसकी घात हम बता देंगे 2, अगर बहुपद नहीं है तो हम उसकी घात बता ही नहीं सकते कुल मिलाकर।
सभी घात कैसी होनी चाहिए आपकी? पूर्ण धनात्मक होनी चाहिए आपको बहुपद। 1 नंबर का विकल्प इन्हीं से आएगा आपका। पिछले साल पूछ लिया आपसे सीधे सीधे त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती, तो उसके नाम में छुपा। बहुपद कितने प्रकार के पढ़े हमने 3 प्रकार के पढ़े। एक तो पढ़ा है रैखिक बहुपद, उसके नाम में ही छुपा लीनियर इक्वेशन या लीनियर रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमिनल। इसकी घात कितनी होती है? इसकी घात होती है 1। अब इसका मानक रूप कोई पूछ ले आपसे तो क्या होगा? ax प्लस बी, ax प्लस बी बराबर 0। ये होता नहीं कि और कुछ होता? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? बहुपद का मानक रूप होता है क्या है? अरे होगा भैया। x की घात कितनी है यहाँ पर? 1। यहाँ पर आपके बहुपद में सारे को x मानेंगे और a और b यहाँ पर क्या है? अचर संख्या है, यानी कुछ भी संख्या हो सकती है। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास लिखा 2x माइनस का 3 या प्लस का 3 बराबर 0, तो क्या हम इसमें x का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 माइनस का बराबर कुछ तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, x को कर लो अकेला, गुणा में तो उस तरफ जाकर भाग में, तो ये x का मान कितना आ गया? 3/2। अच्छा, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती? तो ये जो x के मान आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल या शून्य कहते हैं। तो रैखिक बहुपद में शून्य का मान कितना होगा? शून्य की संख्या कितनी होगी? एक ही होगी। ये देखो यहाँ से हमारे x का मान कितना है? 1 आया। तो ध्यान रखना, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? शून्य या मूल। इनके x के मान को कहते हैं या तो क्या कहते हैं? शून्य या फिर मूल। तो शून्य या मूल की संख्या कितनी होगी? 1। किसमें? रैखिक बहुपद में। बात नंबर 2, कौन सा आ रहा है दूसरा? द्विघात बहुपद। देखो उसका नाम में छुपा द्वि यानी कि 2। तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। तो इसकी घात कितनी होगी आपकी? 2। अब वही बात कि द्विघात बहुपद, पहले तो मानक रूप बताओ इसका क्या होता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ये क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप। अच्छा, यहाँ पर x क्या है? x यहाँ पर फिर से 4 है, इसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो बताओ भैया, द्विघात बहुपद में आपके शून्य की संख्या या मूल की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। जो भी आपके बहुपद की घात होगी ना, उसमें से आपके मूल या शून्य की संख्या उतनी होगी। रैखिक बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है? 1। तो शून्य की संख्या कितनी? 1। यहां से शून्य की संख्या कितनी होगी आपकी? 2 होगी। और अगर वही बात कर दी जाए त्रिघात बहुपद की, तो त्रिघात बहुपद की घात पता आपको, आपने 3-4 बार बता दिया। बहुपद की घात कितनी होगी? घात कितनी होगी? 3। और चूंकि घात 3 है तो इसके शून्य की संख्या भी कितनी होगी? 3 ही होगी। एक काम की बात और देख लो, द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम और न्यूनतम घात भी कितनी होनी चाहिए आपकी? 2 ही होनी चाहिए। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये है आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप। ये पूछ लिया है 2-3 साल पहले परीक्षा में। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? लिखिए ना सीधे सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चाहो तो बराबर में 0 लगा दें। ये लिख दिया भैया हमने। अब एक होता है हमारा द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। बताओ तो कौन बताएगा? द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है? नहीं पता किसी को भी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। डॉट का मतलब क्या होता है? गुणा। तो ये काय का सूत्र है? द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब यहां से अल्फा बीटा क्या आ गया भैया? कि हमने यहाँ पर पढ़ा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यानी कि यहां से शून्य क्या? एक्स के मान कितने मान आएंगे? एक्स के 2 मान आएंगे। तो हम पहले मान को क्या मान लेंगे? अल्फा। दूसरे मान को क्या मान लेंगे? बीटा। ये क्या हो जाएगा? एक्स का एक मान तो हो जाएगा अल्फा आपका, और एक्स का दूसरा मान क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सूत्र में क्या लिखा? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये क्या है? शून्यकों का योग। बीच में क्या है? प्लस। प्लस को हम हिंदी में योग भी कहते हैं। तो शून्यकों का योग कितना है? अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या है? अल्फा और बीटा यहां पर काय में? गुणा में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल।
गुणा में है ना, गुणा को गुणनफल, प्लस को योगफल। तो भैया इनके सूत्र होते हैं, सीधे सीधे कहां से आएंगे कि मूलों या शून्य, बात एक ही, परीक्षा में कंफ्यूज मत हो जाना कि मूल कहां से आएगा शून्य कहां से होगा। मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल कौन, मूल कौन होते हैं हमारे, अल्फा और बीटा। तो मूलों का योगफल, तो मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा, दोनों का योग निकालना, तो हमने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा। इनका मान कहां से निकलेगा, अगर हम सीधे सीधे समीकरण से निकाले तो माइनस बी बटे ए। अब ये माइनस बी बटे ए कहां से आएगा, कि आपका समीकरण होगा। अब समीकरण में जो घात दो के, जिस एक्स की घात दो वाला दिख रहा है आपको, उसके साथ जो लिखा हो किसका मान होगा, ए का। जो एक्स की घात है उसके साथ जो लिखा हो बी, और जो अकेला लिखा हो सी। मैं यहां से एक समीकरण लिख दो आपका कि 2x² प्लस का 5 है, 6x लिख दो, 6x प्लस का कितना लिख दे, 4 और 2 6 और 4 दूने 8, 4 लिख दो, बराबर का 0। तो ये क्या, यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, किसका नहीं, अरे इसकी घात कितनी है, 2 है, और 2 घात तो सारी घात कायम है प्लस में, तो मतलब ये क्या होगा आपका द्विघात समीकरण होगा, बहुपद होगा। बहुपद और समीकरण बात एक ही है, अगर बराबर में 0 आ जाए तो समीकरण बन जाएगा, अगर बराबर में 0 नहीं है तो क्या बनेगा आपका बहुपद। अब सिंपल सी बात है, आप मेरे को यहाँ से ए का मान बताओ, ए का मान कितना हो जाएगा आपका 2। कैसे पता चलेगा कि जो x की घात 2 के साथ लिखा वो कौन होगा आपका 2, जो x की घात 1, अब इसकी घात कुछ नहीं तो कितना मान सकते हैं 1, x की घात 1 के साथ कितना लिखा है 6, ये हमारे किसका मान हो जाएगा b का, और जो अकेला लिखा वो किसका मान होगा c, कितना लिखा है 4। और भैया यहाँ तो हमारे क्या सारे सारे प्लस में, मान लिया जाए ये संख्या माइनस की होती तो हम b का मान कितना मानते, माइनस का 6, प्लस मतलब हमें चिन्ह के साथ संख्याओं को लेना है, अगर प्लस, अब चूंकि ये 4 लिखा है, ये काय का है प्लस का, यानी कि हमने यहाँ पर माइनस में लगाया तो एक क्या है प्लस में, तो हम प्लस वाले चिन्ह को लगाते नहीं है। अगर संख्या यहाँ पर माइनस की होगी तो हम क्या लगाएंगे, चिन्ह के साथ लिखना, हालांकि अभी क्या है प्लस है आपका। तो जो x की घात 2 के साथ होगा वो आपका a, जो x की घात 1 के साथ होगा वो b, और जो संख्या के लिए होगी वो किसका मान c का मान। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, मूलों का योगफल। आपको कैसा समीकरण दे दिया जाएगा जिसमें आपसे पूछ लेंगे बताओ मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल, मूल क्या होते हैं 2, एक अल्फा और बीटा। अब चूंकि अल्फा बीटा का मान हम निकालने नहीं जाएंगे तो हमारे पास समीकरण है, तो बताओ उसमें से b का मान कितना, अभी माइनस सूत्र में लिखा हुआ है तो माइनस का, तो माइनस b का मान कितना 6, a का मान कितना 2, 2 तिया 6, तो यानी कि इस वाले समीकरण से मूलों का योगफल कितना होगा माइनस का 3। आपसे इसी सवाल में पूछ लिया जाए भैया मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूल क्या है हमारे अल्फा और बीटा, यानी जो x के 2 मान आएंगे तो अल्फा डॉट बीटा, तो इसका मान क्या होगा आपका c बटे a। अब हमसे फिर से समीकरण दे दिया जाए, इसमें पूछ ले भैया कि मूलों का गुणनफल बताओ, तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा डॉट बीटा का मान कितना c बटे a, c का मान कितना 4, a का मान कितना 2, 2 दूने 4, मूलों का गुणनफल इस वाले समीकरण से कितना आया 2, मूलों का योगफल इस वाले समीकरण से कितना आया माइनस का 3। सीधे सीधे पूछ सकते हैं भैया मूलों का योगफल क्या होता है, तो क्या बता देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। सीधे सीधे पूछ सकते हैं मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटे ए। आया समझ में, परसों टेस्ट होगा देखते कितने लिखते हैं। सीधे सीधे यही पूछूंगा मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। दोनों का मान बराबर क्यों नहीं आया, दोनों का मान बराबर तब आता है कि जब हम इस समीकरण से x के 2 मान निकालेंगे, ठीक है। एक का मान आएगा अल्फा, यानी कुछ ना कुछ संख्या आएगी, हो सकता है आपका अल्फा का मान कितना आ जाए 2, हो सकता है आपका बीटा का मान कितना आ जाए 1। तो अब क्या करेंगे हम कि हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस बी बटे ए, तो अल्फा का मान कितना है 2, बीच में क्या है प्लस, बीटा का मान कितना है 1, तो इस तरफ तो अल्फा और बीटा के मान आएंगे और फिर इस तरफ हम लिखेंगे ये जो इनके ए बी सी और जो हल करेंगे तो माइनस बी का मान कितना, बी का मान कितना था 6, ए का मान कितना था 2, 2 तिया 6, ये कितने हुए 2 और 3, ये माइनस का 3। हालांकि समीकरण अभी हमारे मन से मान लिए मैंने, तो इसलिए क्या नहीं आए बराबर नहीं आए। अगर हम 6 को क्या कर दें यहाँ पर माइनस का कर दें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये अल्फा और बीटा के मान रखेंगे हम यहाँ पर एक तरफ क्या रखेंगे ए बी और सी के मान। अभी हम सवाल पाएंगे सिद्ध करेंगे उनको, तो ये अल्फा और बीटा कब रखेंगे जब यहाँ से मान निकालने पड़ेंगे हमको। मान कैसे निकालेंगे, अभी हम ढूंढेंगे 2 संख्याओं को जिनका गुणा इतना हो जिनका योग इतना हो। मैंने सिर्फ आपको बताया अभी कि मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटे ए। आप लिख लो समीकरण बाद में हल कर लेंगे इसको, प्लस था यहाँ पर।
उतारने का मामला कितना, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स, जिनको उतारना है। 1-2 मिनट का टाइम है आपके पास, उसमें मिटा दो जो जो आपको उतारना है। याद रखना द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1, द्विघात बहुपद जिसकी घात 2, त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3। सीधे सीधे आ जाओ हमारी प्रश्नावली 2.2 के ऊपर, नहीं 2 के ऊपर आओ। एक में ग्राफ है, ग्राफ सवाल में आते नहीं क्योंकि सरकार का खर्चा होता है, उनको ग्राफ देना पड़ता है। ग्राफ वाले सवाल तो हम ग्राफ के ऊपर ही कर सकते हैं। सवाल निकाल लो, पहला सवाल। अब सवाल हमसे क्या कहा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सुनो बात ध्यान से, मैंने अभी समीकरण लिखा था ऊपर, कुछ भी लिख सकते हैं हम, समीकरण तो बनाना हमारे हाथ में। एक्स स्क्वायर प्लस 5x 3 2 5 प्लस 6 हमें एक समीकरण दे दिया जाएगा। तो इसमें जो हमने एबीसी के मान निकाले, एबीसी के मान को कहते क्या है, गुणांक कहते हैं, बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक कौन, एक तो आएगा आपका ए, एक आएगा आपका बी, एक आएगा आपका जो जो इनके मान आएंगे वो क्या होंगे, गुणांक। अभी गुणांक क्या होंगे, क्योंकि देखिए भैया जो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणा में होगी उसको हम क्या लिखेंगे, ए का मान। कितना है एक्स स्क्वायर के साथ, कुछ नहीं है तो एक, तो इस एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा हुआ है, एक का, तो इसका कहला है गुणांक। अच्छा बी का मान लिखेंगे, 5 में किसका, एक्स में किसका गुणा हुआ है, 5 का, ये कहला है आपका बी का गुणांक। और ये तो देखिए अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक या मूल। मैं क्या करूं, धुआं आ रहा है, मेरे को थोड़ी समस्या। तो अल्फा और बीटा क्या है आपके, शून्यक या मूल, लेकिन एबीसी क्या है यहाँ पर, गुणांक। एबीसी है गुणांक और अल्फा और बीटा क्या है, या तो मूल या शून्यक। प्रश्नावली 2.2 का आपका कथन लिखा हुआ बाकायदा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्य ज्ञात करेंगे, यानी कि एक्स के 2 मान निकालने। 2 मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि सवाल में क्या कहा हमसे, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्य निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, शून्य निकालना है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान। आगे लिखा और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये तो रहे आपके गुणांक, और इनके जो मान आएंगे एक्स के वो क्या होंगे, इसके शून्यक। दोनों के बीच में संबंध बनाएंगे, वो संबंध कहां से बनेगा, यहां से। अब संबंध में हमें गणित संबंध कितने कितने प्रकार से बनते हैं, कई प्रकार से बनते हैं। या तो 2 संख्याएं प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, गुणा में हो सकती है, भाग में, और फिर क्या हो सकती है, 2 संख्याएं एक दूसरे से बड़ी भी तो हो सकती है, 2 संख्याएं बराबर भी तो हो सकती है, 2 संख्याएं एक दूसरे से छोटी भी तो हो सकती है। जैसे भैया लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा 5 है, 5 बड़ा है 3 से। लिख दिया 5 माइनस 3, यानी इन दोनों संबंध क्या था कि 5 बड़ा है 3 से। इन दोनों संबंध क्या है कि 5 माइनस 3 है, 5 और 3 को क्या करना है, घटाना है। यानी 2 संख्या आप सीधे सीधे ऐसे लिख दिया जाए भैया कि 5 और 3 हल करो, तो क्या हल करो, क्या करो इसमें, ये तो प्लस करो या माइनस करो, तो उनके बीच में चिन्ह तो लगाओ। भाग देना है, भाग का चिन्ह लगा दो, गुणा करना है, गुणा लगा दो, प्लस करना है, प्लस लगा दो, माइनस करना है, ये भी नहीं करना। तो संबंध बताओ कायम है, क्या ये बराबर है, क्या नहीं, ये बराबर नहीं है। क्या ये बड़े है, क्या हाँ, ये इस तरफ वाला बड़ा है, क्या ये छोटा है, क्या नहीं, ये छोटा नहीं, हाँ 3 छोटा है 5 से। तो इस प्रकार संबंध बताना पड़ेगा, तो इस संबंध की हम सत्यता की जांच करेंगे। पहला सवाल देखो आप, क्या पता पहला सवाल इंपोर्टेंट है कि नहीं। पहला सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहला सवाल छोड़ो थोड़ी देर के लिए, तो सरल सा बच्चा सा सवाल ढूंढता हूं आपके लिए, अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। उदाहरण दूसरा निकालो, मोस्ट टाइम पे सवाल इस बार का, बहुत सरल सवाल, इससे ज्यादा सरल सवाल आपको मिल ही नहीं सकता इस पार्ट में। उदाहरण दूसरा, अब वो इंपॉर्टेंट है नहीं, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक। शून्य क्या होता है, एक्स के 2 मान। अब भैया यहां पर हमें क्या करना है,
सवाल को देखना है, सवाल का कथन पढ़ना है और देखना है। अब सवाल परीक्षा में आपसे ना कहे कि संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहेगा तो ये करना, नहीं कहे तो जबरदस्ती खोपड़ी मत लगाना, मत करना भले। सिर्फ कहते हैं कि इनके शून्य ज्ञात कीजिए, तो बस शून्य की ज्ञात करना है आपको और कुछ नहीं करना। अब शून्य ज्ञात करने के लिए सवाल कैसे करते देख लेना। इस तरफ आपको एक को सवाल करना नहीं आता, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमने लिख दिया सवाल को सबसे पहले तो एक बार, और ये बराबर और ये एरो में अंतर है भैया, तो ध्यान रखना एरो नहीं लगाना, हमें सिर्फ क्या लगाना है, बराबर। अब सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसके शून्य निकालने, तो शून्य हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, यानी कि इनके जो गुणा है, जो इनके गुणांक उनको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक तो आपको एक्स के साथ दिख रहा है, एक्स की घात 2 के साथ। अब इसका गुणांक कितना है एक्स की घात 2 का, 1 है। जो एक्स के स्क्वायर में जिसका गुणा हो वो कितना है, 1 है। अब चूंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 का इसमें गुणा हो गया, तो यानी कि 1 को लिखते नहीं है कुल मिलाकर। अब सबसे पहले क्या काम क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है और जो सी का मान है, सी का मान कौन है कि जिसके साथ ना तो एक्स हो ना ही एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पर कितना लिखा है 10, यहाँ पर कितना लिखा है, अब 10 के गुणा में 1 में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो इस सवाल में तो कोई मतलब नहीं रहा। अब हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है। सबसे पहला काम क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना कितना है, 1, इसका लास्ट वाली संख्या में गुणा कर दिया हमने, कितना आ गया 10 ही आ गया। तो अब एक्स स्क्वायर को भूल जाओ कुछ देर के लिए आप। अब कितना लिखा है 7x, यानी जो बीच वाली संख्या वो प्लस का 7 है और ये काय का है प्लस का 10। अब दो संख्याएं ऐसी ढूंढो कि जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना है प्लस का 7 और उन्हीं का गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10। तो ढूंढो ऐसी दो संख्याएं कि जिनका गुणा करने पर प्लस का 10 आए और उन्हीं को जोड़ने या घटाने पर कितना है प्लस का 7। आपका चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। तो मैंने आपको एक टुकड़े करने के बहुत अच्छे तरीके, आसान से तरीके बताए थे, 5 और 2 यहाँ पर ढूंढ लिया आपने, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या करना है कि जिस संख्या का गुणा करना है उसको दिमाग में रखना है, किसका गुणा करना है 10 का, यानी कि गुणा करने पर कितना लाना है 10। तो आपको 10 को देखना है किसके पहाड़े में आता है, एक तो 1 के पहाड़े में आता है, छोटी संख्या से जाना है 1 2 3 4 से, डाट 5 में बनी, 1 से जाना तो 1 धाम 10, अब 1 तो आया 1 और 10, अब हम 1 और 10 का गुणा करेंगे 10 तो आ जाएगा, लेकिन 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना बचेगा, कितना होगा 11। तो यानी कि हमें तो 7 लाना है, संबंध नहीं बन रहा कहीं से भी, हटाओ। अगला हमने 2 का पहाड़ा, क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है क्या, आता है। तो यानी कि 2 के पहाड़े में 10 कैसे आता है, 2 गुणा 5 कितना होता है 10, और क्या हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा क्या। तो इस प्रकार आपको देखना है कि जो संख्या को आपको गुणा करना है ना उसको दिमाग में रखना है और उसको देखना है कि वो किसके पहाड़े में आ रहा है। 1 के पहाड़े में आ रहा था लेकिन 1 से काम नहीं बना, हम 2 के पहाड़े में गए, 2 के पहाड़े में 10 आता है, कैसे आता है 2 पंजे 10 आता है। अब जिन संख्याओं को आपने गुणा किया उन्हीं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका 7, कितना सरल सवाल है। और प्लस के साथ आ रहा है, प्लस के 10 आ रहा है बस। तो अब हम इसे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2x। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आगे बड़ी संख्या को लिखना है छोटी, आपकी इच्छा हो आप आगे 2x को लिख दो, भले 2x प्लस 5x लिख सकते हो उसको, ऐसा कोई भी नहीं कि आपको 5x को आगे लिखना है 2x को आगे लिखना, किसी को आगे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सिर्फ आपको सवाल में संख्या ऐसे ही ढूंढनी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5x प्लस का 2x प्लस का 10, 7x का आपने 2 टुकड़े कर दिए, कैसे 5x और 2x, 5 और 2 7x हो गया। एक संख्या 2 टुकड़े में टूट गई, आगे वाले को आगे के साथ भेज दो, पीछे वाले को पीछे के साथ। अब हमें यहाँ से उभयनिष्ठ निकालना, कॉमन निकालना, और कॉमन क्या होता है कि जो जितनी संख्या लिखी हो सभी में हो। अब यहाँ पर कितनी संख्या लिखी है 2 है, एक तो एक्स स्क्वायर है और एक 5x है। यदि दो संख्याओं का आधार समान हो तो गुणा की क्रिया में उनकी घातें जुड़ जाती हैं। कक्षा 4 का नियम है, x की घात 1, x की घात कुछ नहीं है तो कितनी है 1, दोनों का आधार समान है, आधार समान है तो x की घात यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, दोनों क्या होंगी जुड़ेंगी, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे बना है आपका, ठीक है। तो हम एक्स स्क्वायर का तोड़ के x की घात 1 गुणा x की घात 1 में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान ही क्या है x की घात 2 है। हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी की जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। अब भैया पहले हम संख्या को देख लेंगे, क्या 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है क्या, अब 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 1 को लिखने से कोई मतलब ही नहीं स्टार्टिंग में। हाँ हमें x यहाँ पर भी दिख रहा है और x यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर कितने x है 2x है, x की घात 1 गुणा x की घात 1, तो हम इसको लिख सकते हैं x गुणा x लिख सकते हैं। भैया x हमें यहाँ पर भी दिखा, x हमें यहाँ पर भी दिखा, तो हमने x को क्या किया कॉमन उठा लिया। अब एक x तो चला गया कॉमन, तो कितना x बचा यहाँ से, एक ही बचा, तो ये x बीच में क्या है प्लस, एक ही x था बाहर चला गया, कितना बचा 5। पहला वाला खंड तो हल होगा, बीच में क्या है। अब हमें चिन्ह भी कॉमन लेने साथ में,
प्लस यहाँ पर भी हो प्लस यहाँ पर भी, तो प्लस आ गया कॉमन। अब ध्यान रखना अगर दो जगह माइनस हो तो माइनस कॉमन आएगा तो दोनों संख्या क्या बन जाएगी प्लस, लेकिन अगर प्लस कॉमन आया तो संख्या में माइनस नहीं बनेगी। बड़ा अच्छा काम है, ध्यान रखना। जैसे कि लिखा है कि माइनस का 5x माइनस का 3x ये लिखा है, तो भैया माइनस यहां पर भी दिख रहा है हमें, माइनस यहां पर भी दिख रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे माइनस को कॉमन उठाएंगे। और एक समय यहां पर भी दिखा और एक समय यहां पर भी दिखा, तो हमने x को भी कॉमन उठा लिया। अब यहां से कितना बचा प्लस का 5 बचेगा, माइनस चला गया ना प्लस का बचेगा, और यहां से माइनस था बाहर चला गया, काय का बचेगा प्लस का बचेगा। माइनस एक्स 5 और 3 8, तो इसको हम माइनस 8x लिख सकते हैं। और माइनस माइनस क्या होते हैं 5 और 3 8x, तो ये बेसिकली जुड़ के ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी प्लस होता है और यहाँ पर भी प्लस होता है, तो सीधे सीधे क्या हो जाते हैं फिर माइनस नहीं होता यहाँ पर, है ना। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन प्लस प्लस माइनस नहीं होते, ध्यान रखने वाली बात है। प्लस यहाँ पर भी था प्लस यहाँ पर भी था, यहाँ पर क्या आ गया प्लस। अब यहाँ से आपको देखना है x यहाँ पर है क्या, तो x तो कॉमन नहीं आ सकता। 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है क्या। अब 10 के अंदर आपको 2 ढूंढना पड़ेगा। कैसे, क्या हम 10 को 2 गुणा 5 करके लिख सकते हैं क्या। अब पता कैसे चलेगा 2 इसके अंदर है नहीं है, यहाँ पर 2 दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में देखो क्या 10 आ रहा है क्या, आ रहा है। कैसे आता है 2 गुणा 5 से आता है, तो हमने 10 को कैसे लिख दिया 2 गुणा 5। कुछ देर के हम लिया, हम इसको लिख दें 2 गुणा 5, तो 2 अब हमें यहाँ पर भी दिख रहा है 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितना 5 दूने 10, वही 10 तो लिखा है, सिर्फ हमने क्या कर दिया उसको गुणा में लिख दिया। तो 2 हमने क्या लिया कॉमन, तो अब यहाँ से बचा कितना x, बीच में क्या है प्लस, 2 चला गया कॉमन, कितना बचा 5। तो यहाँ पर 2 गुणा 5 लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है। 10 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 5 में, 2 हमें यहाँ पर भी दिखा 2 यहाँ पर भी दिखा, 2 आ गया कॉमन। अब यहाँ से कितना बचा x, बीच में है प्लस, यहाँ से कितना बचा 5, क्योंकि 2 तो कहाँ चला गया कॉमन चला गया। और ध्यान रखना जो कोष्टक के अंदर आपका यहाँ है वही कोष्टक के अंदर यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ पर x प्लस 5 आए तो यहाँ पर भी कितना x प्लस 5, यहाँ x माइनस 5 तो यहाँ पर भी कितना। अगर दोनों कोष्टक आपके समान नहीं आ रहे मतलब आपका कॉमन लेने का तरीका गलत कर दिया आपने, ध्यान रखना। इतना आ गया आपको समझ में, बस आगे काम बन गया। हाँ अब फिर से देखो एक पद ये और एक पद ये, तो दोनों में संबंध काय का है योग का है। अब देखो x प्लस 5 हमें कोष्टक के अंदर यहाँ पर भी दिख रहा है और x प्लस 5 कोष्टक के अंदर यहाँ पर भी दिख रहा है, तो x प्लस 5 हमारा फिर से आया कॉमन। तो अब यहाँ से कितना बचा सिर्फ x, यहाँ बीच में क्या है प्लस, यहाँ से कितना बचा सिर्फ 2। अब ध्यान से देखना क्या x प्लस 5 और x प्लस 2। अब लिखेंगे जब या यदि हमें क्या करना है x के 2 मान निकालना, तो यदि x प्लस 5 बराबर कितना 0। अब 0 क्यों मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें इनके क्या निकालने शून्य निकालने, तो बराबर शून्य तो मानना पड़ेगा, शून्य यानी कि शून्य। 5 प्लस का है उस तरफ जाकर, तो x का पहला मान कितना आया माइनस का 5, हमने तो 1 के बराबर तो मान लिया, दूसरे के बराबर मानो। यदि x प्लस 2 बराबर कितना 0, 2 इस तरफ प्लस का उस तरफ जाकर, तो x का दूसरा मान कितना आ गया, यानी कि इसको हम क्या मान सकते हैं अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर माइनस का 2, यानी कि 2 शून्य का है। कैसे 2 शून्य का है, क्योंकि बहुपद की घात कितनी थी 2, तो x के कितने मान आएंगे 2 आएंगे। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया शून्य ज्ञात करें। अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे शून्य क्या है 2, एक आया हमारा -5 और एक आया माइनस का 2। अब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब पहले हम समीकरण को उठा लो आप फिर से। तो समीकरण क्या है x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। अब पहले इसमें क्या निकालो गुणांक क्या होते हैं आपके a b और c, ये क्या है इनके गुणांक जिनका चर में गुणा हुआ है। तो बताओ x स्क्वायर में किसका गुणा हुआ 1 का, तो x a का मान कितना 1, b में किसका गुणा हुआ है 7 का, b का मान कितना 7, c में किसका गुणा, सॉरी c तो अकेला है आपका, तो c का मान कितना 10। अब संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। अब बताओ अल्फा का मान कितना माइनस का 5, बीच में क्या लगा है प्लस, बीटा का मान कितना है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2। अच्छा ये माइनस सूत्र में ये ध्यान रखना, ये माइनस ऐसा का ऐसा। अब बताओ b का मान कितना 7, a का मान कितना 1, तो -7/1, ये -5 ऐसा का ऐसा प्लस -2 ऐसा का ऐसा, -7 में 1 का भाग दिया कितना आएगा। अब ये मत करना कि माइनस को उस तरफ ले जाओ, इसको अलग हल करना और इसको अलग हल करना। माइनस माइनस क्या होगा 5 और 2 बड़ी संख्या, तो -7 बराबर कितना बचा, क्या दोनों पद बराबर हुए, अतः
एक बार तो मूलों की सत्यता की जांच हो गई। एक संबंध और बनता है इनमें, काय का बनता है, अल्फा डॉट बीटा मूलों का गुणनफल कितना होता है, C बटे A। अच्छा, अल्फा का मान कितना, -5, बीच में क्या है गुणा, बीटा का मान कितना, यही लिखे हैं, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2, गुणा में थे तो गुणा में लिख दिया। C का मान कितना 10, A का मान कितना 1, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 का गुणा 10 में हुआ तो 10, 10 में 1 का भाग दिया तो 10, यानी कि 10 बराबर 10, -7 बराबर -7, दोनों पद बराबर, तो संबंध की क्या हुई, सत्यता की जांच भी हो गई, और यहाँ पर क्या निकले, मूल। अब परीक्षा में सिर्फ आपसे कहे कि द्विघात बहुपद की क्या निकालो, शून्यक निकालो, तो सिर्फ यहीं तक करना है आपको। आगे कहेगी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो ये भी करना है आपको। फिर से देखते हैं आप टेस्ट में कितना अच्छा करते हैं इसको। कुछ नहीं तो कॉपी खोल के तो कर ही देंगे, इतना तो है हमारे हाथ में, ये तो सीखा ही है हमने। और कुछ नहीं तो फिर सभी की कॉपी तो चेक नहीं होगी, हम लास्ट तक देंगे नहीं, फिर यही कॉपी रख के जाएगा, हम बाद में लिख देंगे, फिर इससे बढ़कर क्या होगा। इस बार हमने सवाल नहीं किया, अगली बार सवाल भी कर देंगे। अब आ जाओ प्रश्नावली के ऊपर, तो सारे उतारने लगे सवाल, आपने किए नहीं के सवाल, मैं तो रुका हूँ भैया, खैर उतार लो, फिर आपकी इच्छा हो तो। अरे क्यों होंगे ना, पिछली बार तुम नहीं आए थे इस चैप्टर में, उतारो तो फिर थोड़ी स्पीड से उतारो। कितने सवाल टिक किए थे कल तुमने, तो काहे खोली थी ए? भैया मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप यहाँ पर टेस्ट में आकर बार बार सवाल लिखोगे ना, तो आपके लिए सवाल करने की हैबिट हो जाएगी। अब नहीं करोगे तो परीक्षा में फिर आपको वही हाल होगा कि आपको पता सामाजिक विज्ञान का प्रश्न उत्तर रट सकते हैं आप, 10 बार पढ़ लो एक सवाल को, लेकिन आप एक सवाल को यहाँ पर 10 बार देख लो, देखा है आपसे याद हो जाए। आपकी उंगलियों को सवाल याद होना चाहिए, आपके हाथों को। सिंपल सी बात कि आप जितने अच्छे टेस्ट देंगे, टेस्ट में जितना अच्छा लिखेंगे, वही वही आप परीक्षा में करके आएंगे आप। बाकी तो कोई बात नहीं है, हवा की बातें तो बहुत सारी आती है करने के लिए, और हमें करना भी नहीं। ये नंबर है आपके, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर। एक भी विकल्प नहीं हुआ हमसे, 10 नंबर आए। पिछली बार सभी की कॉपी में देखना, कल के टेस्ट जिनकी कॉपी में चेक की, मैंने खामा का नंबर नहीं काटे, आपने एक ने या भाज्य गुणनखंड गुणा में एक ने भी नहीं लिखे थे उनके हाथों को जोड़कर, मैंने फिर भी नंबर दिए हैं, अगली बार से नहीं दूंगा। ताल लिया। प्रश्नावली 2.2, पहले का पहला सवाल। और आईएमपी सवाल है भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर 2x-60।
एक नंबर का विकल्प आपका कहीं से बन सकता है, आपके पास लिख दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी और सी क्या है, क्या है, क्या मैं पूछ रहा हूं कि बहुपद, और बहुपद है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी और सी क्या है। तो यहाँ पर ए बी और सी अचर संख्या है जिनको हम गुणांक के नाम से जानते हैं। गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, ए का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, ए, एक्स में किसका गुणा हुआ है, बी का, और ये क्या है, अचर संख्या होंगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्याओं का मान होगा इनका, तो वही तो है कि ए बी सी यहाँ पर क्या है, अचर संख्याएं हैं जो क्या है, गुणांक है। फिर से वही बात, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या लिखी हुई है उसका लास्ट वाली संख्या में गुणा करना है। एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है, एक का गुणा माइनस एक, 8 में करेंगे कितना आएगा, -8 ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि जिनको जोड़ने घटाने पर तो कितना आए, -2, और उन्हीं का गुणा करने पर कितना आए, -8। अब बताओ वैसे दो संख्याएं, फाइंड द टू नंबर्स विच सब्सट्रैक्शन और एडिशन इज -2। कॉपी का इस्तेमाल कीजिए, हाथ खराब मत कीजिए। एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज -8। दो संख्याएं जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आए, -2। आप कहां खोई हुई हैं, अच्छा दिमाग में सोच रहे थे, आए मत करें, नींद आती है तो, कि कुछ याद कर रहे थे। 4 और 2, हाँ भैया पहला उत्तर आएगा 4 और 2। हाँ तो 4 और 2 का आएंगे, प्लस के माइनस के, यही बताना पड़ेगा आपको, तो -8 आना चाहिए। I'm a very good catcher, but this time I can't catch. बताओ भैया, माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, क्या आएगा, सवाल करोगे ना परसों टेस्ट में कि एक सवाल से क्या होता है, एक आध सवाल और करके बताओ। चलो मैं करके बताता हूँ। देखिए भैया, हमें चाहिए कि एक तो माइनस का आना चाहिए। अब चूंकि हम पहले क्या करेंगे, 4 और 2 का गुणा करेंगे। अब हमें अच्छे से पता है कि अगर हम माइनस का गुणा माइनस में कर दे तो संख्या क्या हो जाती है, तो ये चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि दोनों में से एक संख्या आपकी माइनस की होनी चाहिए। अब माइनस की होनी चाहिए, चलिए हम मान लीजिए दोनों से एक को माइनस मान लें, लेकिन माइनस किसको माने, 4 को माने कि 2 को माने। अब अगर हम 2 को माइनस मानते हैं तो फिर ध्यान से देखना, 2 को अगर हम माइनस मानते हैं तो ये हमने लिख दिया 4 गुणा -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। लेकिन अब जोड़ने घटाने पर भी संख्या का क्या आनी चाहिए, माइनस की। और जब जब हम एक संख्या प्लस वाली को और एक माइनस वाली को जोड़ते हैं तो हमारा माइनस का उत्तर कब आता है, जब बड़ी संख्या काय की होती है, माइनस की। तो यहाँ पर आपका माइनस किसके साथ होना चाहिए, बड़ी संख्या के साथ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जोड़ के देखो 4 और प्लस माइनस क्या होगा, प्लस, सॉरी ये प्लस में हम क्या करेंगे, माइनस का 2, तो 4 प्लस माइनस क्या होंगे आपके, -2, 4 में से 2 का कितना बचेगा, 2। तो हमें 2 प्लस का चाहिए कि माइनस का चाहिए, माइनस का चाहिए। तो यानी कि बड़ी संख्या तो माइनस की होनी चाहिए और छोटी संख्या आपकी प्लस की होनी चाहिए। माइनस प्लस माइनस, 4 दूने 8। यहां पर भी देखो आप, बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, प्लस माइनस माइनस, 4 में से कितने गए, 2, कितने बचे, 2, और बड़ी संख्या का की है। तो ये देखो, जोड़ने घटाने पर -2 और उन्हीं का गुणा करने पर माइनस का, सिंपल सी बात है। हाँ फिर से बोलो, 2 का क्या कर दें, माइनस कर दें, हाँ फिर आप -2 के बाद क्या लगाओ, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, वो करो बाद में कर दूंगा। -2 के बाद क्या लगाएं, प्लस की माइनस, प्लस लगा दिए, फिर 4 लिख दिए। हाँ तो बात एक ही। हाँ तो अब देखो आप, माइनस प्लस क्या होगा आपका, रुक जाओ देखो, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, 4 में से 2 का कितने बचेंगे, 2, लेकिन काय का बचेगा, चिन्ह आपका आगे वाला थोड़ी आता, चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। हाँ इनका गुणा करो आप, हो जाएगा -2 गुणा 4 -8। लेकिन वही बात नहीं कि 2 हमें काय का लाना है, माइनस का, क्या 2 आपको माइनस का आ रहा है क्या। तो जोड़ने घटाने पर जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता वही आता, हमें पता है। आप लिख दो -80 प्लस 120, चिन्ह किसका आएगा, 120 का आएगा, क्योंकि 120 दोनों में क्या है, बड़ी है। अब 120 में से आप क्या करना है, इसको हटाना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो कितना बचेगा, 40, लेकिन काय का बचेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की। हाँ अगर यहीं पर ये वाली संख्या प्लस की और ये वाली माइनस की होती तो हमें पता है कि चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस।
तो अगर हम यहाँ माइनस लाना है ना तो बड़ी संख्या माइनस की होनी ही चाहिए। छोटे छोटे नियम है, अगर आप दिमाग में बिठा लो तो आपको टाइम लगेगा नहीं इनको ढूंढने में, क्योंकि सभी संख्या प्लस वाली थोड़ी आती, थोड़ी आएंगी। एक ही सवाल था वो सरल सा। तो भैया क्या करना हमें, एक्स स्क्वायर, अब 4 को क्या करना पड़ेगा माइनस, और 2 को क्या करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की तो काय का आएगा माइनस का। आगे क्या लिखा है माइनस का 8। प्लीज डोंट टॉक, कीप क्वाइट व्हाइल आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब हमें दोनों में से दो पद बन गए, आगे वाले को आगे के साथ भेज दिया हमने, पीछे वाले को पीछे के वाले के साथ भेज दिया। अब हमें क्या करना है, ओवेनिस्ट निकालना है, कॉमन निकालना है। ओवेनिस्ट क्या होता है हमें कॉमन पता है, हम अंग्रेजी वाले हैं। हाँ तो भैया देखिए 4 हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है, नहीं है तो छोड़ो 4 को, 4 तो आ ही नहीं सकता कॉमन। एक्स दिख रहा है हमें 4 के साथ, और एक्स यहाँ पर भी लिखे, तो हम क्या लेंगे, एक्स को लिया हमने कॉमन। अब एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणा एक्स, तो एक एक्स तो यहाँ पर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, एक्स की घात 1, आगे क्या लगा है माइनस, एक्स चला गया बाहर, क्या बचा सिर्फ 4। ध्यान से देखना, हमें कोष्टक के अंदर क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये संख्या का क्या बन जाएगी आपकी प्लस। यहाँ क्या चाहिए हमें माइनस, समान कोष्टक आना चाहिए, तो हमने क्या लगाया प्लस का प्लस। एक्स यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो एक्स तो नहीं आ सकता। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है क्या, कैसे पता चलेगा 2 के बारे में 8 नहीं आता क्या, आता है। अगर यहाँ पर 9 होता तो हम मान सकते थे कि यहाँ पर 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन 2 के पहाड़े में 8 आता है। तो बताओ कैसे आता है, 2 गुणा 4, तो क्या 2 यहाँ पर है क्या, अब तो है, तो ध्यान से देखना आपको। तो भैया 2 हमें यहाँ पर भी दिखा और 2 यहाँ पर भी दिखा, तो यहाँ से बचा कितना x, बीच में क्या है माइनस, और 2 तो चला गया बाहर, बचा कितना 4। दोनों कोष्टक एक जैसे हुए, x माइनस 4, x माइनस 4। दोनों कोष्टक अगर आपके समान नहीं आए मतलब कि आपका ओवेनिस्ट गलत लिया आपने। अब x माइनस 4 वाला कोष्टक यहाँ पर भी और x माइनस 4 यहाँ पर भी है, तो फिर से क्या है x माइनस 4 कॉमन। यहाँ से कितना बचा x, यहाँ से कितना बचा प्लस का 2, लिखेंगे यदि शून्य निकालने हमें, तो यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का, पहला शून्य 4। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस उस तरफ जाकर माइनस, शून्य का आगे। अब गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। बताओ a का मान कितना, b का मान कितना, कितना मान है का 1, बड़ा मजा आता डब्बा बनाने में। b का मान कितना माइनस का 2, चिन्ह सहित लिखना है, तो माइनस का 2, और c का मान कितना माइनस का 8। क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करो। तो पहले संबंध बनाओ, तो मूलों का योगफल लिखेंगे पहले। मूल क्या, x प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना, ये देखो ये लिखा 4, बीच में कितना है क्या है प्लस, बीटा का मान कितना माइनस 2। प्लस के बाद माइनस आए तो कोष्टक के अंदर बंद करना है, ध्यान रखना है माइनस का माइनस। अब बी का मान माइनस का 2, ये चिन्ह माइनस का सूत्र में ही आता, ध्यान रखना। बी का मान माइनस का 2, ए का मान कितना 1, 4 प्लस माइनस 2, माइनस माइनस, और 2 में 1 का भाग दिया तो अभी दे देंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में 1 का भाग दिया तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो 2, और 2 में 1 का भाग दिया तो 2। क्या दोनों बराबर आए, ध्यान रखना दोनों के बराबर नहीं आते, मतलब कि आपके गुणांक गलत लिखे तो आपने, या फिर आपके शून्य का मान गलत आया, दोनों में से आ सकता है। क्योंकि अगर मूलों का योगफल लिखोगे आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो आपको यही आएगा मान। दूसरा कौन, अल्फा डॉट बीटा सी बटे ए, अल्फा का मान फिर से 4 गुणा बीटा का मान माइनस का 2, सी का मान कितना माइनस का 8, और ए का मान कितना 1, प्लस माइनस माइनस 4 गुणा 2 8, तो माइनस 8 में 1 का भाग दिया तो माइनस का 8। उत्तर। कितने छोटे छोटे बच्चे बच्चे सवाल। किसी को पार्ट 1 में डाउट हो तो पूछ लो भैया। क्या सवाल मुश्किल से आता तो डाउट कहाँ से आएंगे।
ऐसे सवाल करना परीक्षा में जाके, मेरे को पता था टेस्ट में तो कैसे करोगे। हाँ डिब्बे बना देना वाले, डिब्बे बनाओगे तो डिब्बे आपके अट्रैक्टिव लगेंगे, आकर्षित। देखते ना हम ब्याह शादी में जाते हैं बिल्कुल चिपन ठंड के, बिल्कुल नए नए कपड़े पहन के, आश्चर्यचकित दिखने के लिए कोई हमें देखे। तो उसी तरह अब निकाला हमने एक्स का मान, हमसे कहा शून्य निकालो, तो हम शून्य निकाले ना 4 और -2, तो बिल्कुल सर ऊंचा करके सीना तान के बिल्कुल क्या बताना, एक्स का मान 4, एक्स का मान -2, कि सामने वाले इसको देखने नहीं आए कि अगर इसमें प्लस माइनस की गलती भी हो तो क्या करे, सीधे सीधे मान को देख लो, उत्तर को देख लो, सही जान दो। बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। फर्क तब पड़ेगा जब आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे टेस्ट में। स्पीड आपको इतनी मेंटेन करनी कि हो सकता है पार्ट 2 में आपको 15 सवाल करवाऊं, फिर 15 सवाल तो बहुत हो जाएंगे, पूरे 15 नहीं होंगे आपके, 3 3 6 और 7 8 सवाल ही होंगे, तो आप पूरा 8 के 8 ही सवाल दूंगा भैया टेस्ट में, वो सारे करने 1 घंटे में आपको, क्योंकि 8 या 24 सवाल आएंगे, तो 1 घंटे में 8 सवाल तो करने पड़ेंगे आपको। अच्छी स्पीड से किए थे कल तुमने सवाल तो नहीं? अरे भैया कोई खाने के लिए कैसे खा ले, तो मैंने गलती से उठा लिया, तो जैसे उस दिन चुम्बक को उठाया था, क्या पता कुछ मिला दिया हो तो बस में करने के लिए। कौन सा पार्ट 1 का चौथा, कौन सा, किसका चौथा, दूसरे का चौथा, तो ये बोलो दूसरे का चौथा, हाँ तो दूसरे का चौथा कर दूंगा मैं, कहा है दूसरे में चौथा सवाल, अच्छा 1.1 का चौथा, आपने कहा दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा का तो चौथा सवाल है लिखा है। अब मैंने अभी तो किया था, रुक जाओ उतार लेने दो। उतार ली, बोल दिया करो भैया उतार लो। आप मेरे को ये बताओ कि यहां पर लिखा मैंने HCF बराबर 9, HCF बराबर 9, तो अभी HCF किसका, मैं पूछू किसका HCF, तो भैया या तो 2 संख्या होंगी या 3 होंगी, हो सकता है 4 संख्या भी हो जाए। HCF क्या होता है कि जितनी भी संख्या में दी हो उनका क्या होता है HCF, अब कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, 2, कि हो सकता है 2 संख्या 9 और 18 हो जाए, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 एकम 9 और 9 दूने 18, वो हम गुणनखंड कर लेंगे बाद में। लेकिन हो सकता है HCF किसका होगा, 2 संख्याओं का होगा जो कि हमें दिया हुआ, तो सवाल में क्लियर कहा आपसे, पहले तो क्या लिखा HCF, अब HCF के आगे कोष्टक लगा और 2 संख्या लिखी हुई 306 और 657, तो अब जैसे यहाँ पर लिखा है HCF बराबर 9, यहाँ पर भी HCF के बराबर कितना लिखा है 9, लेकिन अभी HCF है किसका, तो साथ में 2 संख्याएं लिखी है, कौन सी, 306 और 657, इनका आपको HCF दिया, अब साथ में ये लिखा और ये बाकायदा यहाँ पर ऐसा भी लिखा है दिया है, लिखा है, और अगला लिखा आपसे LCM बराबर, अब LCM किसका भैया, तो उसमें भी साथ में कोष्टक में संख्या लिखी 306 और 657, मेरे को सवाल याद होगा, देखो इतने लिखने में, अब बराबर लिखा कि ज्ञात कीजिए, तो यानी कि हमें क्या करना, सवाल में क्लियर कहा कि LCM ज्ञात करना, किसका LCM ज्ञात करना, ये 2 संख्याएं लिखी हुई, कौन से 306 और 657। अब चूंकि हमने ये संबंध पढ़ा है LCM और HCM के साथ 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, देखो कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी, ऐसा लिख सकता हूं, पहली, ये तो खराब आई है, संख्या गुणा दूसरी संख्या, यह कब की बात है, जब हमें LCM और HCF में से एक का मान दिया जाए, क्योंकि इसमें क्या था आपका LCM गुणा HCF, ऐसा है ना कि देखो यहाँ पर कितने पद होंगे आपके, 4 पद होंगे, 1 2 3 और 4, अब 4 में से अगर हमारे पास 3 संख्याओं के मान हो तो हम चौथी संख्या निकाल सकते हैं, सामने से बैठ जाकर फेंका फेंकी काम मत किया, तुम उठा फेंक दो किसी,
अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या है हमारे पास। अब देखिए उन्हीं संख्याओं को तो हमें एचसीएफ दिया है और उन्हीं संख्याओं को हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहली संख्या कौन सी 306 गुना दूसरी संख्या कौन सी 657। अब बराबर में एलसीएम का मान तो हमसे पूछा है। देखो आप एलसीएम क्या लिखा उन्होंने, एलसीएम ज्ञात कीजिए, लिखा ना एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मतलब क्वेश्चन मार्क, एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है। और एचसीएफ का मान कितना 9। हमने बाकायदा सूत्र लिखा, सूत्र में संख्याओं का मान रख दिया। अब हम मान किसका निकालना है, एलसीएम का, तो इसको हमें अकेला करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना जैसे अभी हमारा पिछला सवाल क्या था, x + 2 बराबर हमने कितना माना 0। अब हम मान किसका निकालना है, x का, तो इसको हमें करना अकेला। तो ये 2 प्लस का उस तरफ जाकर काय का बन गया माइनस का। इसी तरह हमें इस एलसीएम का मान निकालना है, तो इसको हमें करना अकेला। तो ये 9 काय में गुणा में, तो बराबर को उस तरफ कहां जाएगा, भाग में जाएगा। तो हम इसको भाग में भगा देंगे, 306 गुणा 657 गुणा में था तो ये गया भैया भाग में, बराबर में कितना बचा, एलसीएम बच गया। अब इसको हल करना है और हमें मान निकालना है। 9 तिया 27, 30 में से गए 27 कितने बचे 3, 3 और 6 36, 9 चुको 36, तो 34 का हम 657 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा जो भी आएगा। अब भैया हम सूत्र भूल गए, हमें नहीं पता है, तो हमें सवाल में क्या दो संख्याएं दी है, क्या दी है 306 और 657। तो क्या हम इस सूत्र के अलावा इसका एलसीएम का मान नहीं निकाल सकते क्या। अब देखिए ये आपका सवाल कितने स्टेप में हुआ था, मात्र 3 स्टेप में। क्या हमें सूत्र नहीं आता, हम भूल गए। तो क्या हमने गुणनखंड विधि सीखी है क्या, आपसे सवाल में कहीं ऐसा कहा गया कि इसमें सूत्र लगाइए गुणनखंड विधि लगाइए। आपसे सिर्फ क्या पूछा है कि एलसीएम निकालो, तो हम एलसीएम तो इस तरफ से निकाल सकते हैं ना, कि हमने लिखा 306, हमने लिखा 657, सिर्फ क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकाल लो आप पहले। सम संख्या है, किसका भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 3 में से 1 गया तो 0, 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब 2 का भाग तो नहीं आएगा, 3 का जाएगा कैसे, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 3 के बारे में आता है। मगर तेज करो सवाल तो रोक दिया करो, धीरे कर लो। 3 5 15, 3 एकम 3, 5 और 1 6, अभी तक कहा, लेकिन हम दोनों को जोड़ रहा हूं। क्या 6 3 के बारे में आता है, क्या आता है, मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 दूने सॉरी 3 एकम 3, कितना बचे 2, 2 और 1 21, 3 सते 21। अब किसका भाग जाएगा 17 एकम 17, हमने इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब 657 क्या है, विषम संख्या है, 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 का भाग जाएगा नहीं आएगा। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 आता 3 के बारे में, 2 3 का भाग, 3 दूने 6, 3 एकम 2 बचे 2 और 7 27, 3 9 में 27। फिर से जोड़ो संख्याओं को, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 आता 3 के बारे में, मतलब 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग 2 में तो नहीं आएगा, भाग नहीं आने की 0, 3 सते 21, 3 तिया। अब चूंकि हम पता है कि 0 का संख्या की शुरुआत में महत्व नहीं होता, हम इसलिए शुरुआत में 0 नहीं लगाते। तो ये कितना आया 73, 7 और 3 10। अब क्या 10 3 के फाड़े में आता है, क्या नहीं आता, तो यानी कि इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का तो नहीं जाएगा। 5 का जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। लास्ट में क्या होना चाहिए 0 या 5, नहीं जाएगा। 7 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 धाम कितने होते 70, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 9 का तो देंगे नहीं हम, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि भाज्य संख्या है। 11 का नहीं जाएगा, 11 से 77 होते हैं, 11 से 66 होते हैं। 73 एक अभाज्य संख्या है। क्या 73 को आज तक आपने किसी की संख्या के बारे में देखा, क्या पढ़े आते हैं, देखा 73 को आप तक आज ने किसी संख्या के बारे में नहीं आता। तो यानी कि 73 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 73 का भाग किस में जाएगा, 73 में जाएगा। अब हमने सीखा है ऐसे निकालना कि क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। बातें ना करें, मैंने सवाल मेरे लिए नहीं किया, मेरे को आता था। 3 गुणा 3 गुणा कहा 3 73 है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ की एलसीएम। हम यहाँ से एचसीएफ की जांच कर सकते हैं कैसे, कि 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, क्या और कोई संख्या का बन रहा है क्या, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा। और एचसीएफ देखो आपको कितना दिया, तो वही तो दिया था। लेकिन हमें एचसीएफ थोड़ी निकालना, हमें क्या निकालना एलसीएम। तो पहले 3 और 3 का जोड़ा बनाया, फिर 3 और 3 का जोड़ा बन गया, बाकी जो बचे उनको लिख दो आप। यहाँ से कितना बचा 2, यहाँ से कितना बचा 17, अब यहाँ से कितना बचा 73। अब वो तरीका सरल की ये तरीका सरल, हाँ तो ये तरीके से कर देते आप तो आया नहीं था कल, आप कर लो इनका गुणा। 3 तिया 9, 9 दूने 18, 18 का पारा पढ़ लो 73 में। 18 तिया 54, 54 के 4 बचे 5, 18 सते बताओ, 18 5 90, 18 छंकी 108, 18 सते। सम संख्याओं के पहाड़े में विषम संख्याएं नहीं आती, तो 18 के पहाड़े में 133 नहीं आ सकता। 17 सते होता है 133,
नहीं होता। 19 सतह होता है 133। 18 सतह कितने होते हैं? मैं भी भूल गया, मैंने पहाड़ पढ़ रहा हूँ कि आपसे पूछी तेरे में पढ़ लूंगा। कितने होते हैं? 126 नहीं होता क्या? 126। 126 और 5 131 गुणा कौन बचा था? 17। सबसे पहले क्या किया था? 3 का 3 में 9, 9 का 2 में 18, 18 का 73 में 1314। बचा कौन है? गुणा 17। 17 चुको 68 का 8 बचे 6, 17 एकम 17 और 6 23 के 3 बचे 2, 17 तिया 51 और 2 53 के 3 बचे 5, 17 एकम 17 और 5 22, 22,338। तो चॉइस आपकी है, आपको सिर्फ क्या निकालना था? एलसीएम, क्योंकि सवाल में क्या कहा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब सवाल मैंने कराया था, दोनों तरीके आपके पास है, एक में सूत्र रखना है, एक में सीधे गुणनखंड निकालना है। हाँ, तो सवाल कौन सा भैया? प्रश्न वाली 2.2 एक आखिरी सवाल कर लो और जाओ घर, मैं भी थक गया। तीसरा सवाल भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले का तीसरा, पहले का पहला इंपॉर्टेंट, पहले का तीसरा इंपॉर्टेंट, उदाहरण दूसरा इंपॉर्टेंट। कितने सवाल हो गए इंपॉर्टेंट अभी तक? 3। आपको सवाल समझ आया पूछ लिया करो, लेकिन घर जाके पढ़ा करो बस। अब आप घर जाके पढ़ोगे नहीं तो भैया फिर आपके टेस्ट में नंबर तो नहीं आएंगे, पक्की सी बात है। और ये मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, आएंगे नहीं आपके। सवाल लिखे, आपके 75 नंबर लाने का एक ही तरीका, कॉपी खोल के बैठ जाओ। हाँ भैया, अब देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या यह समीकरण उस रूप में लिखा है? क्या नहीं लिखा है। आखिरी में क्या आता है हमारा? सी आता है, लेकिन यहाँ पर 3 का लिखा है, पहले लिखा है, तो इनको थोड़ा सा आगे पीछे रखना पड़ेगा हमें। किसे कि सबसे पहले कौन आता है? घात 2 वाला मान, तो 6x की घात 2 तो ऐसा का ऐसा, ध्यान रखना बराबर को उस तरफ। लेकिन यार हम इनको वहीं के वहीं आगे पीछे बैठा है, 7x पीछे बैठा था, इसको हमने कहां कर दिया? आगे, और ये 3 आगे बैठा था, इसको हमने कहां कर दिया? पीछे। अब तक सारे समीकरण हमारे ऐसे थे, तो इसको सिस्टमेटिक लिखना पहले, पहले घात 2 वाला, फिर घात 1 वाला, और फिर संख्या अकेली। ऐसा नहीं था ये, तो हमने पहले इसको ऐसा बनाया। अब पहला काम हम क्या करते हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका लास्ट वाली संख्या में सी वाले मान में गुणा करते हैं। तो 6 का गुणा हम 3 में करें, कितना आएगा? 18। अब 18 इसको घात नहीं लगानी है, यहाँ पर लिखा है मैंने, सिर्फ दिमाग में रखना है, यहाँ पर सिर्फ लिखना नहीं है। पहली बात 3 नहीं है यहाँ पर, कुछ देर के लिए क्या मानना, कितना लिखा है? 18। क्यों? क्योंकि 6 तिया 18। अब दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनको जोड़ने घटाने पर तो आए माइनस का 7, और उनका गुणा करने पर कितना आए? -18। क्या लिखा है? -18। फाइंड टू नंबर्स। अब फिर से वही बात, क्यों जोड़ने? 6 और 2, 6 दूने 12 होते हैं। बताओ 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 बताओ। देखिए भैया, 2 के पहाड़े में 18 आता है, 2 गुणा 9 आता है, आता है, तो 2 में हम 9 का गुणा करें, कितना आएगा? 18। कर दो 2 का गुणा 9 में, 9 दूने 18। क्या हम 9 में से 2 को घटा रहे, कितने बचेंगे? 7 ही बचेंगे। लेकिन अब ध्यान रखना यहाँ पर कौन सी संख्या को प्लस करें और कौन सी संख्या को माइनस, क्योंकि हमें एक माइनस लाना है। तो माइनस लाने के लिए बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए आपकी? माइनस। अब बड़ी संख्या इसमें कौन है? 9 है, तो 9 का होना चाहिए आपका माइनस का, तो -9 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस 9 दूने 18। मैंने आपसे कहा है कि आपको बड़ी जिस संख्या का गुणा करना है ना, उसको आप दिमाग में रख लो और फिर 2 से उठा लो उसको। पहले एक सब एक धाम 10 हो जाते हैं, एक में तो आएगा नहीं, 2 में आ सकता है। कैसे आता? 18, 2 गुना 9, ये देखो 2 गुना 9। अब माइनस का 9 प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस, 9 में से गए 2, माइनस का 7, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। आ गया। कितने सरल गुणनखंड है देखो आप। अब ये भी आप नहीं करोगे तो फिर डूब मारो चुल्लू भर पानी में। मेरे को क्या है, आप तो फीस दो, मत मानना भी डूब के। हाँ, तो हमने कैसे टुकड़े निकाले? 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x, माइनस का कितना लिखना है? 3। अब भूल जाओ 18 को आप, सिर्फ ये टुकड़े करने के लिए आपको 18 को दिमाग में रखना था, 18 को आप भूल जाओ। किसको रखना है यहाँ पर? फिर से 3 को ही, क्योंकि पहले कितना लिखा था? पहले 3 ही लिखा था ना आपका,
सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो सी का गुणांक है दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा 6 या 18। हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी जो जोड़ने घटाने पर तो माइनस आता है लेकिन गुणा करने पर माइनस का 18। संख्या ढूंढ ली हमने, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो 7। आगे वाले को आगे के साथ, पीछे वाला पीछे वाले के साथ। अब फिर से वही बात, हमें निकालना है कॉमन। तो हमें एक्स यहाँ पर भी दिख रहा है और एक्स यहाँ पर भी दिख रहा है, उसके साथ यहाँ पर 6 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 3 9 सॉरी। अब क्या 6 और 9 में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? क्या 3 आ सकता है? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि 3 के पहाड़े में भी कितना आता है, 6। 3 के पहाड़े में कितना आता है? क्या हम 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुणा 2? क्या हम 9 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुणा 3? कॉमन क्या आएगा जो एक ही संख्या के पहाड़े में आता हो, कि 3 के पहाड़े में 6 भी आता, 3 के पहाड़े में 9 भी आता। कैसे? 3 दूने 6, 3 तिया 9। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? 3 भी आ सकता है। साथ में क्या आएगा? x, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ध्यान से देखना, 3 गया कॉमन, बचा कितना? 2। एक x गया बाहर, बचा कितना? 1x। बीच में क्या है? माइनस। 3 गया बाहर तो कितना बचा? 3। x तो एक ही था, चला गया बाहर तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ऐसे लेते हैं कॉमन आपके, हल्के से धीरे धीरे से। अब फिर से वही बात, आगे प्लस है, बीच में हमें चाहिए माइनस, माइनस कॉमन हम नहीं लेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर x है क्या? यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर 3 है क्या? यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर 2 है क्या? तो जिन संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें से कितना आता है? 1 तो आता है। क्यों? क्योंकि क्या हम 2 को 1 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या? 1 गुणा 2। क्या हम 3 को 1 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या? तो कुछ कॉमन नहीं आया, कितना आएगा? 1 तो आएगा। तो 1 लिया हमने कॉमन, अब 1 कॉमन ले लो। अब फिर भी क्या बचा? 2, साथ में x, बीच में से माइनस, 1 गया बाहर, कितना बचा? 3। तो जिन संख्या जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान, संख्याओं में जिसका कोई नहीं होता उसका 1। 2x माइनस 3, यहाँ पर भी 2x माइनस 3, तो यहां से कितना बचा? यहां से प्लस का 1। क्या लिखेंगे बाकायदा? यदि इफ इफ 2x माइनस 3 बराबर कितना? 0, क्योंकि हम शून्य निकाल रहे हैं। 3 माइनस का बराबर को उस तरफ जाकर प्लस का, x का मान निकालना है तो 2 और x गुणा में है तो 2 उस तरफ कहां जाएगा? भाग में। तो यानी कि अल्फा का मान 3/2। हाँ, यदि 3x प्लस 1 बराबर भी 0 तो 1 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, और 3 इस तरफ गुणा में उस तरफ जाकर भाग में, तो दूसरा मान कितना? -1/3। तो ये तो क्या है आपके? शून्यक। अभी पहले क्या निकालो? गुणांक। गुणांक कौन है? a b c, जिनका a b c में गुणा हुआ है x स्क्वायर x में। तो बताओ a का मान कितना? 6, b का मान -7 और c का मान -3। बस क्या करना है? संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो होता है अल्फा, होता है प्लस का बीटा माइनस b/a। अल्फा का मान कितना आया? 3/2। आपके तो होला उड़ने वाले, फिर से संख्या बटे में आ गई। प्लस बीटा का मान कितना? माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बराबर माइनस, तो ऐसा कैसे? बी का मान कितना? माइनस का 7, तो माइनस के बाद माइनस आए, कोष्टक के अंदर बंद करना। ए का मान कितना? 6 ऐसा का ऐसा ही। भैया इसको हल करना पड़ेगा, पहले चिन्ह बदलो। 3/2 प्लस में माइनस, माइनस आने 1/3 और माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। अब इसको हल करो आप, डोंट फाइट। 3 का 2 गुणा 2 में किया तो 6। आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6। करके देखो आप। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 के फैक्टर 2 गुणा 1, 3 के फैक्टर 3 गुणा 1। कुछ कॉमन है क्या? हाँ है, 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूने 6, जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम कितना? 6। अब क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं और जो भाग शेष भागफल बचता है उसको ऊपर वाली संख्या में गुणा। तो 6 में हम देंगे 2 का भाग, कितने बार जाएगा? 3 बार। अब 3 का ऊपर वाले 3 में गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, अब बीच में क्या है? माइनस। अब 3 का देंगे फिर से 6 में भाग, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितने? 2, और 2 का गुणा हमने किया ऊपर वाले 1 में, कितना है? 2, तो माइनस का 2 बराबर में कितना चल रहा? 7/6। 9 में से गया 2, कितना बचा? 7 बटे में कितना? 6। आगे कितना है? 7/6। ये देखो बराबर आ गया। अभी तो गुणनफल भी निकालना है, क्या लिखेंगे? अल्फा डॉट बीटा। 2 नंबर फ्री में तो नहीं मिलेंगे। c/a। अब अल्फा का मान फिर से लिखो, 3/2, बीच में क्या है? गुणा, बीटा का मान कितना?
-1/3 बराबर सी का मान कितना, ये लिखा -3 और ए का मान 6। अब देखिए प्लस माइनस, -3 एकम 3 और 3 एकम 3 और एक का गुणा किया तो 1, 2 का गुणा 1 में किया तो 2, तो -1/2। 3 एकम 3 ने 3 दूने 6, कितने बचे, दोनों आपस में बराबर, अतः संबंध की सत्यता की जांच हुई। क्लास डिसमिस्ड फॉर टुडे। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ भैया, सुबह से आने के बाद समझ दिलवाया करो, सिस्टमेटिक आगे बैठ जाया करो। ऐसी हरकतें करता ना उनकी, आप कहा है थोड़ा सा इस तरह बैठ जाया करो। मैं सोचता हूँ मेरा दिमाग शांत रहे। गणित वाले मास्टर को देखा तो बहुत खड़ूस प्रवृत्ति का, बिल्कुल खूब चिल्लाए। एकमात्र कारण है विद्यार्थियों के लिए, एकमात्र कारण है रुक जाओ, तुम तो मत पढ़ो घर जाकर, मेरे को क्या पड़ेगा उससे, तो फीस दे रहा मेरे को भैया, मेरी अंतरात्मा से आवाज नहीं आती, तुम्हारा कुछ नहीं आता, तुम्हारा नंबर आना चाहिए मेरे तो बस ये नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, भाव मत हो ना कोई, गलती से कर भैया तुम घर जाके पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ना घर जाके।